हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +1 का राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में, उसको हम कंटिन्यू आगे नेक्स्ट करते हैं उसके बारे में। देखो, हमने भारतीय संविधान को पढ़ा था, भारतीय संविधान, और उस संविधान के बारे में, अपने निर्माण के बारे में जो हमारी वीडियो थी, उस क्लास थी, उसके अंदर पढ़ा था। उसका निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान का निर्माण किया गया था, वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। उसके बाद हमने और भी पढ़ा था, में जो कैबिनेट मिशन थे उसमें 3 मेंबर थे। एक तो था लॉरेंस, एक था क्रिप्स और एक था अलेक्जेंडर। और उन्होंने जो संविधान सभा की जो मेंबर बताए थे, सदस्य बताए थे, वो टोटल 389 थे। और जब 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना थी, भारतीय विभाजन योजना थी, उसके बाद जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो संविधान सभा को छोड़कर चले गए। उन्होंने अलग अपने पाकिस्तान के संविधान के लिए अपनी संविधान सभा गठन करना उचित समझा, यानी वो अलग हो गए, उनसे अपनी अलग से संविधान बनाने के लिए तैयार हो गए, तो वो मेंबर चले गए। तो फिर हमारे संविधान सभा जो मेंबर थे वो टोटल 299 रह गए। उसके बाद जब 26 नवंबर 1949 को जो बैठक हुई थी, उसमें सिर्फ 284 सदस्य थे। 284 कौन थे? जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जिन्होंने साइन किए थे संविधान सभा पर। समझ रहे हो बात? यानी स्टार्टिंग में थे 389, 3 जून 1947 को रह गए जी 299, और साइन हुए थे अंतिम रूप से 284। इसका मतलब अंतिम बैठक में थे वो 284 मेंबर थे। ये 3 मेंबर आपको मिलते हैं। देखो, हम आज पढ़ते हैं भारतीय संविधान है क्या। वैसे संविधान क्या होता है? मैंने आपको बताया था, संविधान वो होता है एक देश के प्रशासन को, उसको सही तरीके से व्यवस्थित चलाने के लिए, शासन तंत्र को व्यवस्थित चलाने के लिए नियम कानून सिद्धांतों की जो आवश्यकता पड़ती है। और जो नियम कानून सिद्धांत होते हैं वही क्या होता है? संविधान होता है। इसका मतलब हमारे देश को चलाने के लिए जो हमारे नियम सिद्धांत, जो भी कानून विधि जो उल्लेखित है जहाँ पर, वो संविधान है, उसे हम बोलते हैं भारतीय संविधान। देखो, भारतीय संविधान का जो पहला उद्देश्य है, जब हम कुछ अब उद्देश्य पढ़ने वाले हैं, एक सिंपल से तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी जो आपका नया सिलेबस हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके बुक के अंदर जो है वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सारा कुछ हमने बुक वाला पढ़ा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो आपको क्रम से दिया गया है उसको हम संविधान के रूप में करने वाले हैं, और बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है। ठीक है, जो आपका पहला है भी, जो हमारे विधि है, कानून है, सिद्धांत कह दो, उनमें ऐसा समन्वय होना चाहिए, समन्वय, ताकि सभी उस पर विश्वास कर सके। देखो, हमारा जो इंडिया है वो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। कुछ होते हैं देश जो राजतंत्र होते हैं, जो तानाशाही होते हैं, विनायकवादी होते हैं। उन देशों में जो राजा ने जो कह दिया ना, वो जनता को करना पड़ता है, मजबूरी होती है। चाहे वो राजा अपनी मनमर्जी से गरीबों पर कानून लगा सकता है, अमीरों पर लगा सकता है, भेदभाव कर सकता है। राजा अमीरों के लिए, जो उनके जो ज़्यादा मंत्री होते हैं, जो उनके राजदरबार में होते हैं, उनके लिए वो अलग कानून रखता है, गरीबों के लिए अलग रखता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बहुत कुछ उसमें भेदभाव होता है। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता को पाया जाता है, सेकुलरिज्म को पाया जाता है। तो पंथ निरपेक्षता के आधार पर क्या होता है? यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। और डेमोक्रेसी जिस देश में लोकतंत्र पाया जाता है वहाँ पर होता है विधि का शासन। किसका शासन होता है? विधि का शासन। ध्यान रखना, जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ विधि का शासन होता है, यानी विधि होती है, कानून होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता, कानून होता है। और वो कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, यानी समान रूप से लागू होता है, तभी तो हम उस पर विश्वास करते हैं, तभी तो हम उस पर विश्वास करते हैं। आप घर में देख लो, मैं घर से, परिवार से शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे परिवार में मान लेते हैं 2 बच्चियां हैं। एक को तो हम ज़्यादा काम करवाते हैं, दूसरे से कम करवाते हैं, यानी एक से झाड़ू पोछा करवाना, उनसे भोजन वगैरह बनवाना, एक को हम ज़्यादा सुविधा देते हैं। तो कभी देख लेना, ऐसी स्थिति में तो दूसरी बच्ची जिससे ज़्यादा काम करवाया जाएगा ना पहले से, वो क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी। वो बोल देगी, स्पष्ट कह देगी, ये काम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप उसको नहीं बोलती। वो बैठी है, वो टीवी देख रही है, वो मोबाइल देख रही है, और आप सारा काम मेरे से ही करवा रहे हो। इसका मतलब आपके कानूनों पर उसको विश्वास नहीं रहा। हाँ, यदि दोनों का काम बराबर है, दोनों का काम बराबर है, दोनों बच्चियों का, दोनों से काम करवाया जा रहा है, बराबर तरीके से करवाया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसी स्थिति में कभी देख लेना वो कभी भी नहीं भड़कती, कभी भी नहीं बोलती मैं ये नहीं करूँगी।
इसका रीज़न होता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पर और उस पर ये परिवार के दोनों सिद्धांत लागू होते हैं, बराबर लागू होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। यही डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में क्या होता है, जो कानून होते हैं, जो विधि होती है ना, उस पर जनता विश्वास से क्या करती है, उसका पालन करती है। उसका विश्वास से क्या करती है, पालन करती है। अगर उसका विश्वास उठ जाता है, यानी अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों का, जैसे मान लो मैं परिवहन जो अपने जो ट्रैफिक रूल है वहाँ पर मान लो मैं हेलमेट लगा के नहीं जा रहा तो मेरा तो चालान कटा देते हैं। एक पुलिस वाला या कोई और व्यक्ति है जो बिना हेलमेट जा रहा है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ये भेदभाव होता है, तभी तो क्या होते हैं, दंगे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर मैं कानून पर विश्वास नहीं करूँगा, मैं कहूँगा ये तो भेदभावपूर्ण कानून है। देखो हम ट्रैफिक रूल्स को क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें पता है वो सभी के लिए लागू है, सभी के लिए ज़रूरी है, किसी को नहीं छोड़ते। वो जो व्यक्ति उस कानून को, उस रूल को तोड़ता है उस पर उतना जुर्माना लगता है, उतना उसको चालान काट भरना ही भरना पड़ता है। यानी हम कानूनों को तभी फॉलो करते हैं जब वो सभी को पर समान रूप से लागू हो, समान रूप से सबका उसको क्या हो, पालन करे। ऐसा नहीं है अभी कुछ व्यक्तियों को तो पालन करने की छूट दी गई है, कुछ को नहीं करने की छूट दे रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ पर विधि का शासन है, विधि का शासन है, इसका मतलब सब पर समान रूप से विधि लागू होती है। क्यों ऐसा क्यों जरूरी है, हमें ऐसा क्यों जरूरी है भी सबको समान रूप से विधि का पालन कराना जरूरी है? क्यों? क्योंकि आप देख लो हमारे इंडिया में, हम पहले एक परिवार को देखते हैं, परिवार के अंदर देख लो इतने मेंबर होते हैं, सब समान होते हैं क्या? नहीं होते। उसके अंदर कुछ गुस्से वाले भी होते हैं, कुछ शांत वाले होते हैं, कुछ अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं, कुछ कहने से भी काम नहीं करते। जैसे हमारे जैसे ढीठ होते हैं, धक्के मुक्के मारते हैं तभी काम नहीं करते, और जब धक्के से लगा भी देते हैं काम पर तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें हम लापरवाही करते जाते हैं। तो उनको शांत करने के लिए, उनको सबको बराबर रखने के लिए एक हम क्या करते हैं, परिवार के अंदर सेम कानून बनाते हैं भी जो उसके अंदर अपराध करेगा या जो परिवार के कानून को तोड़ेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर वो दूसरा व्यक्ति करता है तो भी उसको सज़ा मिलती है, अगर वो कोई और करता है तो भी उसको सज़ा मिलती है, उसको कहा जाता है। इसी प्रकार देश पर लागू होता है। देश में बहुत विभिन्नता पाई जाती है भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा भाषा के आधार पर, बहुत ज़्यादा जाति के आधार पर, बहुत ज़्यादा धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। अगर उनको अलग अलग कानून दे दिया जाए, अलग अलग कानून दे दिया जाए तो कोई भी उस कानून की पालना नहीं करेगा, सब उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, सब उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये कानून सिर्फ मेरे पर लागू होता है, उस पर तो होता ही नहीं है। सिर्फ जो भी जुर्माना भरना पड़ता है वो मेरे को भरना पड़ता है, उसको तो भरना ही नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में फिर कानून तोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर लोग कानून का फॉलो तो करते हैं, पालन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ डर से करते हैं, अपने अंतरात्मा से, विश्वास से नहीं करते। और वो विश्वास से, अंतरात्मा से, अपने इच्छा से फॉलो तभी करेंगे जब उनको ये विश्वास हो जाए भी ये कानून है, ये क्या है, समान रूप से सब पर लागू हो रहा है, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा, मेरी गरीबी, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। ऐसी स्थिति में विश्वास होने पर ही हम क्या करते हैं, उसको कानून करते हैं। और उन सभी विभिन्नता को एक रखने के लिए, उनको सभी को मतलब एक रखने के लिए, कानून का उल्लंघन न करने के लिए, यानी एक पूरे देश को एकता में रखने के लिए, दंगे न हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इससे बचने के लिए हमारे क्या होता है, विधि का शासन अपनाया जाता है। और ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वहाँ पर क्या होता है, विधि का शासन होता है। तो हमारे ये संविधान की पहली विशेषता ये है कि यहाँ पर विधि का शासन है, यानी विधि और कानून सिद्धांत का अच्छी तरह समन्वय किया गया है, ताकि उसका जो जनता पालन करे वो अपने विश्वास के द्वारा करे, डर से न करे, अपने विश्वास के द्वारा करे। और विश्वास तभी होता है जब वह कानून सबके लिए सेम होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। जैसा कानून मैं पालन कर रहा हूँ वैसे ही कानून क्या होता है, दूसरा व्यक्ति भी उसको पालन करना होता है। अगर वो दूसरा व्यक्ति पालन नहीं करता तो उसको भी क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, यानी उसके ऊपर भी किसी न किसी प्रकार का मतलब जुर्माना लगाया जाता है। तब जाके हम क्या करते हैं, उस कानून को विश्वास के द्वारा उसकी हम पालना करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, तो उसका सेकंड है। देखो हम बात करते हैं, विधि का तो शासन हो गया, ठीक है। सेकंड हम ये कह सकते हैं भी जो इसमें शक्ति है वो किसके पास है। सॉरी भी, शक्ति किसके पास है। देखो आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, हमने पढ़ा था, ये 10th में पढ़ा था, सरकार के 3 अंग होते हैं।
कौन कौन से? व्यवस्थापिका, एक होती है आपकी कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये होती है भी शक्ति किसके पास है, पावर कौन यूज कर रहा है, किसके पास शक्ति बनी हुई है। तो हम बात करते हैं, संविधान हमें बोलता है जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका के पास है, कानून निर्माण करने की शक्ति, कानून निर्माण करने की जो पावर है, यानी कानून के अंदर संशोधन करना, कानून का निर्माण करना, या संविधान में संशोधन करना, या कोई नया कानून बनाना, या पुराने कानून को खत्म करना, ये टोटल जो पावर होती है वो व्यवस्थापिका की होती है, यानी व्यवस्थापिका काम करती है कानून से संबंधित। एक होती है कार्यपालिका, इसकी बात करें तो ये कानून का क्या करती है? क्रियान्वित करती है। क्रियान्वित करना, उसको आगे लागू करना, व्यवहार में लाना या जनता तक पहुंचाना, ये काम होते हैं कार्यपालिका का। ये पावर है, ये शक्ति है कार्यपालिका को दी गई है। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका इस कानून के अनुसार जैसा कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है, कार्यपालिका ने क्रियान्वित किया है, उसी कानून के आधार पर क्या देती है? न्याय प्रदान करती है, यानी आगे जनता को न्याय पहुंचाती है। तो हमारे संविधान का एक जो मेन जो आगे विशेषता है वो है भी शक्ति किसके पास है, पावर किसके पास है। तो हम बता सकते हैं जो कानून निर्माण की शक्ति है वो व्यवस्थापिका के पास है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़े, जो उसको क्रियान्वित, उसको लागू करने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के पास है। और उस कानून के अनुसार जनता को न्याय देने की, जनता तक न्याय पहुंचाने की जो पावर है वो न्यायपालिका के पास है। तो हमारी जो दूसरी इसकी विशेषता होती है, जो शक्ति है वो किसके पास है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े हम, भी जो शक्ति है, जो हमें पावर दी गई है, जो व्यवस्थापिका को, उनको उस पर नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण कैसे होता है। ऐसे थोड़ी है उसको कानून बनाने की शक्ति दे दी तो वो कोई मनमर्जी का कानून बना दे, मनमर्जी का निर्णय ले ले, मनमर्जी का डिसीजन ले ले, यानी वो तानाशाही हो जाए। तो देखो ऐसी स्थिति पर हम एक छोटा सा अपने, देखो आपके जो एनसीईआरटी में अपने परिवार का एग्जाम्पल दिया गया है, अपने परिवार में है, अपने परिवार में क्या है, कानून बना हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, उसको शक्ति मतलब अपने परिवार का कानून बनाने की छूट दे दी भी तो कानून बनाएगा, तो उसका मतलब वो तो मनमर्जी से बनाएगा। जो परिवार में उसको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा वो चाहता है, उसको तो काम करवाएगा नहीं। जिसमें थोड़ा सा उसको जो छोटा भाई है या कोई और है जो उससे रिलेटेड है, उससे ज़्यादा उससे भेदभाव रखता है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा काम करवाएगा। या जो कानून बनाएगा वो कानून क्या बनाएगा, भेदभावपूर्ण बनाएगा। यानी एक को तो बहुत ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं, एक को कुछ भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। और आज के टाइम में जो बच्चे और बच्चियों पर जो भेदभाव किया जाता है, बच्चों से कुछ काम करवाया नहीं जाता, टोटल काम बच्चियों से करवाया जाता है, या लड़कियों से बहुत काम करवाया जाता है, उनको शिक्षित भी नहीं करवाया जाता, लड़कों को बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस पर नियंत्रण कौन रखेगा, नियंत्रण कैसा किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, नियंत्रण है वो करेगी न्यायपालिका, और जिसके अंदर हमारा जो मौलिक अधिकार है और न्यायपालिका है, ये क्या करती है, हमारे शासन पर नियंत्रण रखती है, शासन तंत्र पर, प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। मौलिक अधिकार कैसे रखती है, देखो मौलिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। और ये है नकारात्मक प्रवृत्ति के, कैसे है, नकारात्मक प्रवृत्ति। नकारात्मक प्रवृत्ति ये होती है, इसमें नहीं का शब्द होता है, नहीं होती है वो नकारात्मक होती है। भी सरकार को यह काम नहीं करना, मैं लिख देता हूँ उसको, सरकार को यह काम नहीं करना या वह काम नहीं करना जिससे मौलिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान हो। यानी सरकार को मना करती है, ये सरकार को रोकती है कि उसको ऐसा कानून नहीं बनाना, ऐसा निर्णय नहीं लेना जिसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का निर्णय होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, व्यवस्थापिका संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का निर्णय होता है, मौलिक अधिकारों को नुकसान होता है या मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, अगर ऐसा व्यवस्थापिका काम कर देती है तो न्यायपालिका के पास एक पावर होती है, ध्यान रखना, न्यायपालिका के पास, उसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन।
पुनरावलोकन होता है फिर से जांच करना। ये ध्यान रखना, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, जो हमारी न्यायपालिका ली गई है, वो यूएसए से ली गई है, यानी अमेरिका से ली गई है। इस चीज़ को हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, नीति देश तत्व आइलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद जो हमारे न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन है, वो यूएसए से ली गई है। जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जो हमारी अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है वो कनाडा से ली गई है। यानी हमने पहले ही इस चीज़ को हम पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि भारत ने क्या किया, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसके द्वारा, तब उसने क्या है, बहुत से संविधानों का अध्ययन किया था। उन संविधानों में जहाँ उनको अच्छी बातें लगी थी, बढ़िया बातें लगी थी, उनको क्या कर दिया, हमारे संविधान के अंदर शामिल कर लिया। लेकिन शामिल उसने सीधा नहीं किया, बल्कि अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किया। हमारे इंडिया की जैसी परिस्थिति थी जब हम आज़ाद हुए थे, संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस परिस्थिति के अनुसार वहाँ से जो बातें लाए थे उसी के अनुसार उसको डाल लिया। कैसे डाला? जब हमने अमेरिका से पूर्ण रूप से न्यायपालिका नहीं ली, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। हमने क्या किया, हमने ब्रिटेन से संसद ले ली, यानी संसद को भी पावर दे दी, कानून बनाने की पावर दे दी ना, कानून बना सकती है मनमर्जी से वो। लेकिन साथ में हमने न्यायपालिका को भी सर्वोच्च कर दिया भी, वो अब ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगर हो रहा है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन, यानी पुनरावलोकन होता है फिर से जांच करना, उस कानून की वो फिर से जांच करती है। और जांच करने के बाद अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, यानी उसको समाप्त किया जा सकता है। देखो दोनों ही है ना, संसद को भी पावर दे दी, कानून बना देती है, लेकिन वो कानून मनमर्जी से भी नहीं बना सकती। अगर बनाती है, पावर तो उसके बाद कानून बनाने की, लेकिन बना ही देती है तो न्यायपालिका को भी सर्वोच्च कर दिया, यानी इस शक्ति के आधार पर उसको क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। और बात करें हम, एक बात होती है, देखो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च है वो संविधान है। कौन है? संविधान। क्योंकि जो है केंद्र चाहे राज्य है, वो पावर ले रहा है, वो संविधान से ले रहा है। केंद्र भी शक्तियाँ संविधान से लेता है, राज्य भी शक्तियाँ संविधान से लेता है। और यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। और संविधान की रक्षा भी कौन करती है? ध्यान रखना, न्यायपालिका ही रखती है। क्या करती है? न्यायपालिका। इसका मतलब जो संविधान में उल्लेखित है, जो संविधान में लिखा गया है, संसद सिर्फ उसी पर कानून बना सकती है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। अगर संसद को ऐसा कानून बनाना पड़ भी जाए, भी उसको ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए जो संविधान में लिखित नहीं है, तो उसको पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन करने के बाद वो बात संविधान में ऐड करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, और जोड़ने के बाद ही वो इस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो अब बात करते हैं, अगर संसद बिना किसी संशोधन के क्या कर दे? कानून बना दे, और वो संविधान में उल्लेखित ही नहीं है, यानी संविधान के विरुद्ध है, वो बात संविधान में लिखी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन यानी फिर से जांच कर वो चेक करेगी कि वास्तव में जो ये कानून बनाया गया है संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? उसको अवैध घोषित कर सकती है। ये होता है कि जो हमने पावर दी है व्यवस्थापिका कार्यपालिका को, इनको यानी कार्यपालिका कोई निर्णय ले, और वो निर्णय कैसा हो? वो निर्णय संविधान के अकॉर्डिंग न हो, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस निर्णय को भी अवैध घोषित कर सकती है। यानी न्यायपालिका के पास ये पावर है, यानी इसके द्वारा क्या लगाया जाता है? नियंत्रण लगाया जाता है। तो मौलिक अधिकार भी है जो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, और जो न्यायपालिका होती है वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, ताकि वो तानाशाही या मतलब वो किसी प्रकार से अपनी मनमर्जी न करनी शुरू कर दे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो अब ये बात आती है भी हमारा जो संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगर वो परिस्थिति हम वर्तमान में देखें तो क्या वो परिस्थिति बनी हुई है? उस टाइम तो हमारे शिक्षित भी कम थे, स्वास्थ्य भी हमारा इतना अच्छा नहीं था, रोजगार भी इतने नहीं थे, उसके आधार पर बनाया था। क्यों? क्योंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है, समाज में वास्तव में परिवर्तन होता है, हर प्रत्येक दिन इसका परिवर्तन होता है। और हम तो बहुत टाइम गुजर चुके हैं, 1950 में कानून संविधान बना था, अब 2020 हो चुका है, यानी बहुत बीच के अंदर लगभग 70 साल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है, तो संविधान में भी परिवर्तन होगा। अब आती है बात भी संविधान में संशोधन कौन करता है, यानी संशोधन कैसे होता है? यानी उसमें चेंज तो करना पड़ता है ना, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे क्या होता है, हमें संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा। अब संविधान में संशोधन की विधि जो भारत में बनाई गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? लचीले
व कठोर संविधान संशोधन की विधियाँ रखी गई है। संविधान संशोधन की विधियाँ, इसका मतलब कुछ भागों में तो लचीलापन है, यानी आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ भागों में परिवर्तन करने के लिए कठोरता भी है, यानी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आपको बता देता हूँ, अमेरिका के संविधान में जो संशोधन करने की विधि है वो बहुत कठोर है, यानी उसमें जल्दी संशोधन नहीं हो सकता। ब्रिटेन में वहाँ पर बिल्कुल लचीलापन है, संसद चाहे किसी भी चीज़ के अंदर संशोधन कर सकती है। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने इन दोनों का समन्वय कर दिया, लचीलेपन और कठोरपन का क्या कर दिया, समन्वय। क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं, भारत हर चीज़ को अलग अलग देशों से लिया था, लेकिन अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डाल दिया। तो भारत के अंदर तो संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान से उसने सोचा भी अगर हम टोटल लचीलेपन को अगर रख लें तो ये तो वे संसद मनमर्जी से कोई भी संशोधन करके संविधान को ख़त्म भी कर सकती है, मनमर्जी चला सकती है, वहाँ पर तो संविधान की सुरक्षा तो हो ही नहीं सकती। अगर वो उन्होंने सोचा अगर सब कुछ कठोरतापन को रख लें तो फिर संशोधन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समाज में इतना परिवर्तन हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अगर वहाँ पर हम संविधान में संशोधन की विधि बहुत ज़्यादा कठोर रख लें फिर परिवर्तन कैसे होगा, परिवर्तन तो हो ही नहीं पाएगा, परिवर्तन करने में तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए भारतवासी जो ये संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने क्या किया, लचीलेपन और कठोरतापन के दोनों का समन्वय कर दिया। जैसे आप पढ़ोगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसके अंदर परिवर्तन करना। देखो लचीलेपन का मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, संसद बिल्कुल साधारण बहुमत से कर सकती है, यानी बिल्कुल सिंपल तरीका है ये। जैसे मान लो उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया, कलकत्ता को कोलकाता कर दिया, परिवर्तन करती है ना चेंज सरकार, मद्रास को चेन्नई कर दिया, यानी ये बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकती है। जैसे 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना है। जैसे जम्मू कश्मीर 370 धारा तोड़ी थी, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, ये आता है सिंपल तरीके में, यानी संसद मनमर्जी से बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें संशोधन कर सकती है, यानी लचीलापन है, बिल्कुल कोई कठोरतापन नहीं है। कुछ बातें ऐसी है जिसमें परिवर्तन करने के लिए कठोरतापन चाहिए, यानी कठोर होता है, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी संघात्मक शासन प्रणाली है, ये मूल ढांचा है। जैसे राष्ट्रपति के उसके अंदर इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति चुनाव होता है, उसके अंदर परिवर्तन करना है, ठीक है। यानी कुछ विधियाँ तो ऐसी है जो बिल्कुल लचीली लिखी गई है और कुछ विधियाँ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कठोर रखी गई है। यानी इंडिया के अंदर जो संविधान को अपनाया गया है वो क्या अपनाया गया है, लचीले व कठोर का क्या किया गया, समन्वय किया गया। भाई संसद ऐसा भी ना हो मनमर्जी से कोई परिवर्तन कर ले, यानी हो सकता है पूरे संविधान को ही खत्म कर सकती है वो। तो अगर मान लेते हैं बिल्कुल लचीलेपन को अपना ले, संसद के ऐसी कोई ऐसे व्यक्ति सरकार बना लेती है, ऐसी पार्टी जो कट्टर होती है, तो वो तो अपनी मनमर्जी से कोई भी संशोधन कर लेगी, उसको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा कठोर बना दें तो मान लो आज कोई समाज में परिवर्तन हुआ है, आज हमें कोई कानून में चेंज करना है, लेकिन कठोरता के कारण हम उसको चेंज नहीं कर पाते, तो ये भी हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, संविधान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए क्या होता है, लचीला कठोरता दोनों को समान अपनाया जाता है, ताकि जहाँ पर आवश्यक जल्दी संशोधन करने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लचीलेपन से कर सकते हैं। जहाँ पर हमें कठोरतापन को अपनाना है, भी जल्दी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर हम कठोरता को अपना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की बात और करते हैं। अब आती है भारतीय जो संविधान है उसके अंदर कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, किस प्रकार से शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ताकि जो हमारा प्रशासन है, जो शासन तंत्र है वो चलता रहे। तो आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संघात्मक, और आप कह सकते हो संसदीय शासन प्रणाली। देखो संघात्मक को मैंने बीच में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये हमने एक वीडियो पूरी बना चुके हैं, इसको हम पूरी 2-3 वीडियो में संघात्मक की विशेषताएं, संघात्मक का अर्थ कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। देखो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ये तो बात कर चुके हैं हम। क्योंकि अगर आपसे पूछे संसदीय शासन प्रणाली की जननी, तो आप आंसर दोगे ब्रिटेन। एक प्रणाली होती है उसके अंदर अध्यक्षात्मक, अगर इसका जननी पूछे तो आप उत्तर दोगे यूएसए, अमेरिका, यानी ये यूएसए के अंदर पाई जाती है, और जो ये संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन में पाई जाती है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली थी, यानी ये ब्रिटेन से हमने प्राप्त की थी हमारे संविधान के अंदर। अब ये है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं।
देखो, संसदीय शासन प्रणाली वो होती है जिसके अंदर जो व्यवस्थापिका है और जो कार्यपालिका है, इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। आप ये कह सकते हो घनिष्ठ संबंध, आपस में जुड़ी होती है। इसका रीजन था क्योंकि जब संविधान का, देखो आपको पहले बताता हूँ, अध्यक्षात्मक में क्या होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये अलग अलग काम करती है, स्वतंत्रता होती है इनके मध्य, स्वतंत्र होती है, एक दूसरे में कोई संबंध नहीं होता। तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ लोग राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा था भी हम अमेरिका वाली प्रणाली को अपना लें, अध्यक्षात्मक को अपना लें, जिसमें दोनों क्या होगी, स्वतंत्र होगी, अपना अपना काम करेगी। तो कुछ लोगों ने ये कहा भी ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। इसका रीज़न है क्योंकि अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, और अभी अगर हम अलग अलग होकर बैठ जाएं तो फिर काम कैसे होगा। हमें तो एकता चाहिए, मिलकर काम करना है, हमें तो क्या करना है, मिलकर काम करना है। यदि अभी हम अलग अलग होकर बैठ जाएं तो फिर तो हम विकास कैसे करेंगे। इसीलिए हमने इस प्रणाली को छोड़कर इसको अपनाया। क्यों? तो उन्होंने कहा था भी हमें दोनों को मिलकर काम करना है, और जब दो मिलकर काम करेंगे तभी तो हम विकास कर पाएंगे, तभी तो हम अपने देश का विकास कर पाएंगे, हमारा विकास हो पाएगा। तब जाके उन्होंने इस प्रणाली को छोड़कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसके समर्थक थे। ठीक है, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे होता है? क्योंकि कार्यपालिका का जो संसदीय शासन प्रणाली में निर्माण होता है ना, वो व्यवस्थापिका से होता है, ध्यान रखना। कार्यपालिका निर्माण होता है वो किससे होता है, व्यवस्थापिका से। आप देख लो, हमारे यहाँ पर एमपी का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद में जाते हैं, होता नहीं होता। ये व्यक्ति चुनकर कहाँ जाएंगे, जनता के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, ये व्यवस्थापिका में जाएंगे। और यहीं से क्या होगा, मंत्रियों का निर्माण होगा। मंत्रियों को अलग से थोड़ी होता है इलेक्शन, जो एमपी चुन के जाते हैं उनमें तो प्रधानमंत्री बनता है, जो उस पार्टी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, बाकियों को मंत्री बना दिया जाता है। यानी पहले तो ये मेंबर जाते हैं सारे के सारे व्यवस्थापिका में, और यहीं से कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो आपस में घनिष्ठ, यहाँ तो जो अमेरिका में वो कार्यपालिका अलग ही चुनाव होता है, मंत्री जो राष्ट्रपति होता है इसका अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका चुनाव होता है, इसका नियुक्त होता है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, मंत्री नियुक्त होते हैं, चुनाव नहीं होता। अगर आपको पूछा जाए ना, पीएम का होता है, निर्वाचन नहीं होता, मनोनीत नहीं होता, नियुक्त होता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसको, ध्यान रखना बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थापिका में पहले से निर्वाचित हो चुका है एमपी के रूप में, और यहीं से क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्री बनाकर कार्यपालिका बना दी जाती है। समझिए बात, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अब कार्यपालिका को बनाया किसने, व्यवस्थापिका ने। इसी कारण कार्यपालिका क्या रहती है, व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी भी रहती है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जिसने हमारा निर्माण किया उसके प्रति हमारा कर्तव्य तो होगा ना, उत्तरदायित्व तो होगा। समझे बात, जिसने हमारा विकास किया तो उसके प्रति हम कर्तव्यशील तो रहेंगे, तो ये इसके प्रति कर्तव्यशील उत्तरदायी रहता है। तो ध्यान रखना, जो उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत पाया जाता है वो संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। उसके बाद एक बात और करें, इसी में क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तो होती है नाममात्र की कार्यपालिका, जिसको आप संवैधानिक कार्यपालिका भी बोल सकते हो। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, और इंडिया में देख रहा दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका। और ध्यान रखना, अमेरिका में इकहरी कार्यपालिका है, दोहरी नहीं है, एक ही है। वहाँ पर सब कुछ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वास्तविक है, राष्ट्रपति नाममात्र का है। वहाँ पर राष्ट्रपति जो कुछ करता है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वहाँ पर। यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, लेकिन वो नाममात्र का है। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उसका इलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वो जनता के द्वारा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता जनता के द्वारा, जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, तो नाममात्र की, एक होती है वास्तविक। जो नाममात्र की है वो इंडिया में जैसे राष्ट्रपति, ये नाममात्र की का संवैधानिक अध्यक्ष है। ये क्या है, संवैधानिक अध्यक्ष, यानी संविधान के अनुसार जो हमारा इंडिया का अध्यक्ष है ना, वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, ये नाम मात्र का, इसका नाम चलता है, सिर्फ काम नहीं करता, ये सिर्फ नाम चलता है। क्योंकि लास्ट के अंदर जब तक इसके हस्ताक्षर नहीं होते ना, साइन नहीं होते, तब तक नया तो संविधान में संशोधन हो सकता, नया कोई कानून बन सकता, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक इसके साइन नहीं होंगे। इसी कारण इसको बोलते हैं नाम मात्र, यानी ये रबड़ की मोर की तरह काम करता है, सिर्फ उसकी मोर चलती है। इसका मतलब ये नाम मात्र का है। वास्तविक कौन है, जैसे मंत्री परिषद है हमारी, मंत्री परिषद, और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो नेता होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये वास्तविक है।
यानी वास्तव में काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अभी धारा 370 जोड़ी गई थी जम्मू कश्मीर की, काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किया। लेकिन लास्ट के अंदर जो आपने जो नोटिस पढ़ा था वो किस पर आया था? राष्ट्रपति पर आया था। राष्ट्रपति ने धारा 370 को तोड़ा, क्योंकि लास्ट के अंदर नाम इसी का होगा, काम तो ये करेंगे, नाम इसी का होगा। इसी कारण इसको बोलते हैं नाममात्र और संवैधानिक अध्यक्ष, और इसे बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका। दो प्रकार की कार्यपालिका होगी। लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या है? जो राष्ट्रपति है ना, वही नाम मात्र का है, वही वास्तविक है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है सब कुछ, और वहाँ पर मंत्री नहीं होते, वहाँ पर सचिव होते हैं। क्योंकि वहाँ पर सब कुछ राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। वो अपने परिवार को, किसी कोई परिवार के सदस्य को, अपने दोस्त को, मित्र को, जहाँ पर अच्छा लगे उसको सचिव बना सकता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फिक्स होता है, जो व्यक्ति विजय होगा उसको ही मंत्री बनाया जाएगा, किसी और को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैटर नहीं है। तो इसी कारण भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। देखो डियर स्टूडेंट, हमने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा, संविधान सभा के बारे में पढ़ा, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा, और संविधान के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आपकी अब क्लास समाप्त होती है। यहाँ तक आप नोट्स बना लेना, उसको देख लेना, पढ़ लेना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।